करेंगे। ओके, अच्छा मैं भी बता देता हूँ कि ये प्रोबेबिलिटी के जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, यही टॉपिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को भी कहा जाता है, डिस्क्रीट जिसे हम कहते हैं। तो एक्चुअली ये सेम है, उसमें भी पहला स्टेप उसमें ना एक्चुअली टेबल बनवाता है, बट टेबल जब बनवाता है उसमें जो प्रोबेबिलिटीज लिखते हैं ना, वो निकालने का मेथड यही होता है जो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ 2 रेड सिलेक्ट करने हैं, तो 2 रेड, 1 रेड, 0 रेड, 4 रेड, वो सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल निकाल के जब हम लिखेंगे, तो वो एक्चुअली टेबल में जब लिखते हैं तो वो एक्चुअली होती प्रोबेबिलिटीज ही है। आप ये समझो कि प्रोबेबिलिटी निकालना फर्स्ट स्टेप है, उसको टेबल में जब लिखते हैं वो इसका दूसरा स्टेप है। तो एक्चुअली हम एट अ टाइम 2 चैप्टर्स कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी उसको कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब टेबल फॉर्म में आ जाता है उसमें वो हमसे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 एक्स्ट्रा चीजें भी निकल पाएगा, बट उसका फर्स्ट स्टेप याद रखो, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता ही तब है जब आप प्रोबेबिलिटीज करेक्टली लिख लेते हैं। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन को देखते हो, तो अगर ये मई 25 का क्वेश्चन है, यहाँ पे वो देखो क्या कहता है। वो आपसे कहता है कि आपके पास 4 ब्लू मार्बल्स हैं, 12 रेड मार्बल्स हैं, और 1 मार्बल इज सिलेक्टेड एट द रैंडम। इफ दिस मार्बल इज ब्लू इट इज रिप्लेस्ड इन द बैग। तो ये विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है आपके पास, और ये कब होगा? अगर ब्लू होगा। इफ इट इज रेड इट इज नॉट रिप्लेस, अ सेकंड मार्बल इज नाउ सिलेक्टेड एट द रैंडम। ओके, अगर आप इसको मेंटली कर सकते हो इट इज एब्सोल्युटली फाइन। अगर आपको ट्री बनाना है तो दैट इज ओके, अगर आप ट्री बना के भी कर सकते हो, ठीक है। बट हम इसको मेंटली करने की ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है कि नहीं। वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर बोथ मार्बल्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, तो दोनों का सेम कलर होगा। ओके, हमारे पास कलर्स कौन कौन से हैं? ओके, तो यानी आइदर बोथ आर ब्लू प्लस और बोथ आर रेड, यही 2 सिनेरियोज हैं, एंड देयर इज नो अदर सिनेरियो विच इज पॉसिबल इन दिस सिचुएशन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्लू को कर लेते हैं। ब्लू को सिलेक्ट करने की व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? देयर आर टोटल 16 मार्बल्स एंड आउट ऑफ 16 देयर वर 4 ब्लू। अब द फर्स्ट स्टेप वाज इफ यू सिलेक्ट ब्लू इट इज रिप्लेस इन द बैग। तो क्या आपके टोटल मार्बल्स कम होंगे? नो, इट वुड स्टिल रिमेन 16, एंड ब्लू मार्बल्स भी चेंज नहीं होंगे, दैट विल रिमेन 4। अब नेक्स्ट जब प्लस लगता है इट रीसेट्स द काउंटर एंड वी स्टार्ट अगेन। और जब रेड सिलेक्ट करता है तो पहले तो टोटल 16 है, आउट ऑफ दोज वर 12 वर रेड। अब बिकॉज इट यू हैव सिलेक्टेड रेड इट इज नॉट रिप्लेस्ड, तो जब रिप्लेस नहीं होगा तो पीछे अब 15 काउंटर्स रह जाएंगे, और रेड कितने रह जाएंगे? 11। नाउ यू सॉल्व दिस ऑन द कैलकुलेटर एंड सी व्हाट इज द फाइनल आंसर फॉर दिस वन। तो जब आप इसका फाइनल आंसर निकालो देखो क्या आता है। आइदर यू कैन टेल इन द फ्रैक्शन और यू कैन टेल इन द डेसिमल, इट्स अप टू यू। क्या आंसर आया? 0.6125, यस। 4 डेसिमल प्लेसेस हम मिनिमम रखें ताकि आपका आंसर एज करेक्ट एज पॉसिबल आ सके। इसी तरह जब हम सेकेंड पार्ट करते हैं वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट मार्बल इज ब्लू गिवन दैट। जैसे ही ये गिवन दैट का वर्ड नजर आएगा आपको याद रहना चाहिए इट इज योर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो हम यूं करके लाइन लगाते हैं, बीच में डैश लगाते हैं, गिवन दैट के बाद जो चीज आती है वट एवर देर इज यू राइट इट डाउन आफ्टर दिस डैश। तो गिवन दैट के बाद क्या लिखा था? दैट द सेकेंड मार्बल इज रेड। तो यहां मैं लिख लेता हूं 2R, यू नो कि ये हमारा सेकेंड मार्बल रेड होना चाहिए। और किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी? दैट द फर्स्ट मार्बल इज ब्लू, तो द फर्स्ट इज ब्लू। अब आप इसको क्या लिखते थे? प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्लू एंड सेकेंड रेड न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? सेकेंड रेड की प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए डिनोमिनेटर में। ओके, पहले न्यूमरेटर लिखते हैं। फर्स्ट ब्लू का मतलब ये हुआ 4/16। अब बिकॉज आपका फर्स्ट ब्लू था इट हैज बीन रिप्लेस, तो आपका टोटल चेंज नहीं होगा, और सेकेंड मार्बल आपका रेड होगा विच इज 12। बिल्कुल ठीक हो गया। अब डिनोमिनेटर में आते हैं। अब डिनोमिनेटर में जब मैंने सेकेंड रेड लिखा इट मींस आइदर इट कैन बी ब्लू रेड और इट कैन बी रेड रेड। दोनों केसेस के अंदर योर सेकेंड मार्बल इज रेड। अब जब इसके सिनेरियोज लिखोगे तो पहले ब्लू रेड लिख लेते हैं विच इज 4/16 इंटू 12/16, बिकॉज ब्लू में मार्बल आपका रिप्लेस हो जाता है। बट जब आप सेकेंड सिनेरियो लिखते हो इसमें आपका मार्बल रिप्लेस नहीं होगा, तो पहला अगर टोटल 16 है द सेकेंड शुड बी 15। पहले रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
12 और दूसरे में क्या होगी 11. You solve this thing on your calculator and see what is the final answer. फ्रैक्शन में आप इज द प्रेफरेबल आंसर कि आप इसको फ्रैक्शन में लिखें, बट इफ इवन इफ यू टेल इन डेसिमल इट इज एब्सोल्युटली फाइन. तो आप दोनों में करके देखो और या बता दो कि क्या आपका फाइनल आंसर आता है. नहीं. नहीं. नहीं मेरे फ्रैक्शन में पता है आंसर क्या आता है, आपने बताया वो गलत है. ध्यान से बस कर लो. यस एब्सोल्युटली करेक्ट, 15/59. ठीक है. तो अगर आप नोट करो कि इतनी लंबी लंबी आपको लिखनी पड़ती है कैलकुलेशंस, यू कैन मेक अ मिस्टेक ऑन द कैलकुलेटर. हालांकि सब ठीक लिखा हो, बट यस इसको बहुत ध्यान से करना है ताकि कोई छोटी मोटी मिस्टेक ना हो. तो देखो इजी 5 मार्क्स हैं, नथिंग डिफिकल्ट, बहुत रिलेटिवली इजी आपका ये रहता है करना. अब इट्स नॉट दैट कि सिर्फ इतने मार्क्स का आता है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इट वुड प्रॉब्ली बी मोर मार्क्स, तो हम उसको करके देखते हैं कि उसमें क्या है. बट यहाँ तक देख लो, कोई कंफ्यूजन कोई चीज आपको ना समझ आई हो. ओके इसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं. ओके जब यहां पे हम क्वेश्चन देखते हैं तो वो यहाँ पे okay bag A contains this marble, bag B contains this marble, a marble is chosen at random from bag A and placed in bag B. यानी वो A से उठाएगा और B में प्लेस कर देगा. तो ऑब्वियसली ये विदाउट रिप्लेसमेंट टाइप का कॉन्सेप्ट है, बट नॉट एग्जैक्टली, बिकॉज एक से उठा के जब दूसरे में करता है तो दूसरे की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है. ठीक है, उसमें कम, एक की कम हो रही है और दूसरे की इंक्रीज हो रही है. अब मार्बल इज नाउ चोजन एट रैंडम फ्रॉम बैग बी, यानी पहले बैग ए से पिक करेगा फिर बैग बी से पिक करेगा. और वो कहता है दिस ड्रॉ अ ट्री डायग्राम टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन गिविंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ब्रांच. ओके बैग ए से स्टार्ट करते हैं. बैग ए में कितने पॉसिबल सिचुएशंस हैं दैट वी कैन कम अक्रॉस? 3 सिचुएशंस हैं. आइदर यू सिलेक्ट अ रेड मार्बल, आइदर यू सिलेक्ट अ ब्लू मार्बल, और आइदर यू सिलेक्ट अ ग्रीन मार्बल. पहले तो तीनों की प्रोबेबिलिटी साथ में ही लिख लेते हैं. रेड की पहले टोटल कितना है, टोटल ऑफ बैग ए. याद रखो ये बैग ए है तो मैं ए को यहां ऊपर सर्कल कर देता हूं, सो यू वुड नो. ओके टोटल आपका 12 है फ्रॉम फ्रॉम बैग ए, और उसमें रेड कितने हैं 6, ब्लू के कितने होंगे 5/12, और आखिर में ग्रीन होगा 1/12. ओके नाउ नेक्स्ट ब्रांच की तरफ जब हम मूव करते हैं तो वो बैग बी के लिए है. बैग बी में आइदर इट कैन बी रेड और इधर इट कैन बी ब्लू. इसमें भी आपके पास दो ही सिनेरियोज है, आइदर इट कैन बी रेड और आइदर इट कैन बी ब्लू. इसमें हाउएवर देयर शुड बी 3 ब्रांचेस, आइदर इट कैन बी रेड, ईदर इट कैन बी ब्लू, और ईदर इट कैन बी ग्रीन. क्योंकि इमेजिन करो कि बैग ए में से आपने ग्रीन उठाया था और बैग बी में प्लेस किया, नाउ बैग बी में आप ग्रीन भी उठा सकते हो. तो ये जो सेकंड ब्रांच है इट इज फॉर बैग बी. अब जब बैग बी की आप ब्रांचेस लिखना शुरू करते हैं तो इसके अंदर क्या वैल्यूज आती हैं. अब इमेजिन करो, पहले बैग बी में मैं यहाँ साइड में लिख देता हूं कि रेड 5 है और ब्लू 3 है. रिमेंबर ये सिर्फ हम अपने लिए नोट लिखने हैं, नॉट दैट कि आपको वहां पे लिखना है. अब इमेजिन करो कि आपने यहां से एक रेड उठाया और रेड उठा के इधर डाल दिया. टोटल काउंटर्स कितने थे पहले 8 थे, अब कितने हो गए 9. अब प्रोबेबली पूरे इस कॉलम में आपके जो डिनोमिनेटर होगा वो आपका 9 ही रहेगा, बिकॉज एक उठा के जब आप इधर प्लेस करते हैं तो यहां पे 9 आता है. ओके
अब खुद सोचो, पहले यहां से रेड उठाया और यहां पे लाके प्लेस कर लिया, अब कितने रेड है यहाँ पे? 6। गुड। और ब्लू कितने होंगे? 3। दैट विल नॉट चेंज। अब सेकंड में इमेजिन करो कि ब्लू उठाया, यहां लाके रिप्लेस कर लिया, ब्लू कितने हो गए? 4। तो यहां ब्लू में मैं 4 लिख लेता हूं, और रेड 5 ही रहेंगे। आखिरी वाले में ग्रीन लाके मैं उठा के यहां पे ले आता हूं, रेड और ब्लू की क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, 5 and 3। हाउएवर ग्रीन में 1 1। दिस वुड गिव यू 3 marks। नॉट दैट इट इज डिफिकल्ट, बट इसको बहुत ध्यान से फिल करना है, बिकॉज इसको करेक्टली फिल करोगे देन यू शुड बी एबल टू डू द नेक्स्ट 2 parts करेक्टली। बिकॉज अगर आपका ये फर्स्ट ही गलत होगा, यस यू वुड गेट द ईसीएफ, बट यू विल, ईसीएफ में भी मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि बाद में आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, आप लोगों के माइंड में क्या कॉन्सेप्ट है ईसीएफ का? कि अगर लेट्स सपोज यहाँ पे कोई एक वैल्यू, लेट्स सपोज यहाँ 6 के बजाय 5 हो गया, आपको पता है ईसीएफ का? एरर कैरी फॉरवर्ड। ओके चलो, आपको नहीं, आपको पता है, ठीक है। एरर कैरी फॉरवर्ड में आपको क्या लगता है कि अगर लेट्स सपोज ये आपकी यहाँ पे वैल्यू गलत हो गई, ये आपको ये पार्ट ए में मार्क डिडक्ट हो गया, बट जब आप नेक्स्ट पार्ट करते हो तो उसमें क्या मार्क, किस तरह मार्किंग होगी, क्या मिलेगा आपको? लेट्स सपोज यूज हो रही है, इमेजिन दैट। फिर आपको कहता है वो नंबर दे देता होता है आप, ओके आप कह रहे हो कि आपको ये दोनों नंबर मिल जाएंगे, और लेट्स सपोज ये आगे 3 भी मिल जाएंगे। लेट्स सपोज यूज हो रही है वैल्यू, मैं कहने का मकसद ये है कि यूज हो रही है वैल्यू, नहीं मिलते कित, मैं आपको बता देता हूं, ईसीएफ भी आप अगर आपको मिलता है, इस 2 में से आपको 1 मार्क मिलेगा। क्यों, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। क्योंकि जब आप इसकी मार्किंग स्कीम देखोगे, मार्किंग स्कीम में प्रोबेबली M1 और A1 करके यूज होता है। यू ऑलवेज गेट द M1 mark in the ECF, but you do not get the A1 mark unless specified in the marking scheme के वो दे देगा। अदरवाइज स्टैंडर्डली आपको M1 मार्क मिलता है, दैट इज फॉर द मेथड मार्क। क्योंकि A इज फॉर एक्यूरेसी, M फॉर इज द मेथड। आपको मेथड आता है, आपको मेथड का मिलेगा, बट आपको एक्यूरेसी का उस तरह नहीं मिलेगा। बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मार्किंग स्कीम, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम इट हैपेंस कि आपको मेथड मार्क मिलता है इन द ईसीएफ प्रोसेस। तो ईसीएफ में आपको ये देंगे, तो इसका आपने ध्यान रखना है कि ये ना हो कि आपको इस पे रहें कि हम ईसीएफ पे चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। उसमें आपको मेथड के जितने मार्क्स होंगे, एक होगा 1 मिलेगा, 2 होंगे 2 मिलेंगे, बट एक्यूरेसी का आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज एक्यूरेसी इज द फॉर द करेक्ट फाइनल आंसर विच यू डिडंट गेट। ठीक है, एनीवेज मैं इस 5 को यहां से रेज कर देता हूं ताकि ये कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। बट लेट्स गो ऑन टू द सेकंड पार्ट। बी पार्ट में कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग सेम कलर्स। क्या सेम कलर्स हो सकते हैं? रेड रेड हो सकता है, ब्लू ब्लू हो सकता है, ग्रीन ग्रीन भी हो सकता है। राइट डाउन द प्रॉब्लम। हाँ जी जी, सॉरी। लेकिन इमेजिन करो, बैग ए से आपने ग्रीन उठाया और उठा के बैग बी में रख दिया। यही हो रहा है ना, बैग ए से एक उठाता है और बी में प्लेस करता है। तो इमेजिन करो कि आपने ग्रीन उठाया था और ग्रीन अब बैग बी में। अब आप रैंडमली बैग बी में हाथ डालोगे, क्या ग्रीन निकल सकता है? बिल्कुल, इसीलिए ग्रीन ग्रीन हो सकता है। तो एक बार उससे निकाल के फिर वो दूसरे बैग में डाल। एग्जैक्टली, आप समझ आ रहे हैं? क्योंकि 9 कैसे आया, तो देखो पहले 8 से, हाँ बैग ए से उठा रहे थे आप और बी में रख रहे थे, तो एक एक्स्ट्रा बीट जो आ रहा है वो वहां से आ रहा है आपके पास। ठीक है, अब रेड रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ब्रांच ट्री से देखनी है, तो आपको जुबानी देखने की जरूरत नहीं है। रेड रेड इज दिस ब्रांच, तो इसे क्या लिखोगे आप? 6/12 इंटू 6/9। ब्लू ब्लू की क्या होगी? 5/12 इंटू 4/9। बेटा ब्लू ब्लू, ब्लू ब्लू 4/9 है, और ग्रीन ग्रीन 1/12 इंटू 1/9। कैलकुलेटर करें और देखें आज इसका फाइनल आंसर क्या आता है। जी, 19/36 बिल्कुल ठीक है। दिस इज सपोज टू बी योर फाइनल आंसर। ओके, अब इसी तरह पार्ट सी पे मूव कर देते हैं। पार्ट सी में क्या कहता है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी
that the marble chosen from bag A is blue given that. जैसे ही ये given that का वर्ड यूज आएगा आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे शिफ्ट हो जाएंगे. अब given that में क्या कह रहा है कि मार्बल गिवन दैट द मार्बल चोजन फ्रॉम बैग बी इज ब्लू, तो मैं बैग बी से ब्लू, तो मैं बी बी लिख लेता हूं ताकि याद रहे कि बैग बी से ब्लू है. और किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, बैग ए में से ब्लू की, तो ए से ब्लू फाइंड करना है. जब आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो बैग ए से ब्लू एंड बैग बी से ब्लू, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, बैग बी से ब्लू की प्रोबेबिलिटी, यानी ये वाली प्रोबेबिलिटी जो होती है वो नीचे आती है. अब जब मैं लिखता हूं तो बैग ए से भी ब्लू एंड बी से भी ब्लू, कौन सी ब्रांच होगी, ये मिडल वाली ब्रांच. ठीक है, जिसमें वैल्यूज हैं 5/12 इंटू 4/9. बट जब डिनोमिनेटर में आते हैं तो बैग ब्लू सिर्फ उसने डिफाइन किया है, बैग बी जो कि ब्लू होना चाहिए. तो इसमें मल्टीपल ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी हैं मैं यहां लिख देता हूं कि हो सकता है रेड ब्लू हो जाए, हो सकता है ब्लू ब्लू हो जाए, हो सकता है ग्रीन ब्लू हो जाए. ठीक हो गया, सबके आंसर्स आपको यहां डिनोमिनेटर में लिखने पड़ेंगे. तो एक एक करके शुरू करते हैं सबसे टॉप से. 6/12 इंटू 3/9 प्लस 5/12 इंटू 4/9 प्लस 1/12 इंटू 3/9. इसको आप सॉल्व करें, दैट वुड गिव यू द फाइनल 3 मार्क्स फॉर दिस पार्ट. 20/41. वेरी गुड, दिस इज सपोज टू बी योर फाइनल आंसर. तो मेन चीज लिखना अगर आप देखो तो ये फ्रैक्शन है, इसके आगे तो कैलकुलेटर का पार्ट है विच कैन बी डन इजीली, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग अबाउट दैट. समझ आया? ठीक है, ओके. क्वेश्चन नेक्स्ट वाला ट्राई करके देखते हैं. ओके, मैं चाह रहा हूं कि हम ये दो क्वेश्चंस जो है ना दोनों 25 की सीरीज के कंप्लीट कर लें, तो क्या हमें ये 25 का जो है ना कंप्लीट हो जाए हमारे पास. ओके चलो ये वाला करते हैं. इसमें वो क्या कहता है कि स्टूडेंट्स अप्लाइंग फ्रॉम डिफरेंट कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट. ओके, a student is either accepted or rejected or required to take another test. यानी तीन सिनेरियोज हैं, या एक्सेप्ट, रिजेक्ट या अगेन ट्राई करता है वो. तो इसकी तीन ब्रांचेस हम बना लेते हैं. और एक्चुअली मैं पूरा क्वेश्चन इसलिए रीड नहीं कर रहा बिकॉज दैट इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक कि स्टार्ट से लेके एंड तक आप लोग रीड करते हो एंड देन यू फॉरगेट द इंफॉर्मेशन जो दरमियान में दी हुई थी. तो आपको दोबारा रीड करना पड़ता है सारा का सारा. सो इट इज बेटर कि आप साथ साथ इसको बना लो, एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट या फिर ट्राई अगेन. मैं आर नहीं लिख रहा क्योंकि फिर उसमें लगना था आर. ठीक है, तो ट्राई अगेन या रीटेक कर लेते हैं, दैट इज अ गुड थिंग. तो मैं आर टी लिख लेता हूं विच इज फॉर रीटेक. तीनों की प्रोबेबिलिटी साथ साथ लिख लेते हैं. तो 0.3, 0.2 एंड 0.5. वो कहता है व्हेन अ स्टूडेंट टेक्स अ सेकंड टेस्ट, तो बेसिकली वो लास्ट ब्रांच के बारे में बात कर रहा है. when the student takes the outcome of the probabilities are exactly the same as for the first test. तो यानी वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा या रीटेक होगा. और अगेन जो प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज हैं दैट रिमेन्स द सेम. तो 0.3, 0.2 एंड 0.5. उसके बाद वो कहता है a student है who has take a third test is accepted with probability 0.25 and rejected 0.75. तो इसका मतलब है कि आखिरी दफा में सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज हैं, आइदर इट इज एक्सेप्टेड और इट इज रिजेक्टेड. और इनकी वैल्यूज जो है वो क्या है, 0.25 एंड 0.75. दिस इज सपोज टू बी योर पार्ट ए, जिसमें वो सिर्फ आपसे ट्री बनाने को कहता है एंड दिस इज योर ट्री.
इसको क्या हुआ? ओके, यहां तक समझ आ गया सबको? ठीक है, लेट्स ट्राई द बी पार्ट। बी पार्ट में कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चोजन स्टूडेंट हु अप्लाइज टू डेरल कॉलेज इज एक्सेप्टेड। अब इट डज नॉट से कि फर्स्ट अटेम्प्ट पे एक्सेप्ट है, सेकंड पे है कि थर्ड पे है। तो तीन सिनेरियोज हो सकते हैं कि पहले पे एक्सेप्ट हो जाए, या फिर रीटेक के बाद एक्सेप्टेड हो जाए, या फिर या आरटीए नहीं करना चाहिए, या फिर मैं कहता हूं फेल और फिर एक्सेप्ट, या फिर दो दफा फेल और फिर एक्सेप्ट। यूं कर लेते हैं, ठीक है? फेल का मतलब है रीटेक। मैं यहां लिख लेता हूं कि फेल इज इक्वल टू योर रीटेक, कि आपको रीटेक करना पड़ रहा है। तो वो वाली ब्रांच हम सिलेक्ट करेंगे। तो जब हम वैल्यूज लिखना शुरू करते हैं, तो पहली वैल्यू है एक्सेप्टेड 0.3, फिर होगी 0.5 इंटू 0.3, और लास्ट वाले में होगी 0.5, फिर रीटेक 0.5, और फिर एक्सेप्ट विच इज 0.25। तो जरा कैलकुलेटर करो और देखो इसका आंसर क्या आता है। 41/80, यस बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नॉर्मली एक चीज होती है, अगर वैल्यूज डेसिमल में हो तो हम डेसिमल में आंसर प्रेफर करते हैं, बट इट डज नॉट मीन कि ये रॉन्ग है। इट इज कंप्लीटली एक्सेप्टेबल और उसने किया हुआ भी होगा। तो 41/80, दिस इज योर कंप्लीटली करेक्ट आंसर। ठीक है, बट हम फ्रैक्शंस यूजुअली प्रेफर करते हैं बिकॉज दोज आर द एग्जैक्ट वैल्यूज। ठीक है, ओके नेक्स्ट। सी पार्ट में क्या कहते हैं? सी पार्ट में वो हमसे ये एक्सपेक्ट करता है, ओके मैं यूं करके पहले लाइन लगा लूं जरा, ताकि इसको कंफ्यूज ना करें हम। ओके, सी पार्ट में वो ये कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चोजन स्टूडेंट हु अप्लाइज टू डेरडल कॉलेज टेक्स एटलीस्ट 2 टेस्ट गिवन दैट। ओके, ये अगेन एक गिवन दैट का क्वेश्चन है। सो आपको यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। ओके, गिवन दैट वो क्या कह रहा है? एक्सेप्ट हो गया। और कब? एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट्स की प्रोबेबिलिटी कह रहा था, तो 2 फेल्स होने चाहिए। एक फेल होना चाहिए, तो 2 अटेम्प्ट्स अगर एक बार हाँ, एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट्स होनी चाहिए। तो हो सकता है कि पहला फेल हो और दूसरा एक्सेप्ट हो, और हो सकता है दोनों फेल हो। तो हाँ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 टेस्ट टेकन, यूं कर लेते हैं, 2 टेस्ट होने चाहिए उसके। ओके, तो जब आप इसके सिनेरियोज लिखते हो, तो आई थिंक के 2 टेस्ट फेल एक्सेप्ट और फेल फेल एक्सेप्ट, यूं लिख लेते हैं। ये है कंबाइन प्रोबेबिलिटी। नीचे एक्सेप्ट होना चाहिए, इसमें एक्सेप्ट, फेल एक्सेप्ट, फेल फेल एक्सेप्ट। ओके, न्यूमरेटर की जब आप वैल्यू लिखते हो, तो फेल एक्सेप्ट की होगी 0.5 इंटू 0.3 प्लस 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.25। अच्छा, अब लास्ट चीज जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, अगर आप नोट करो, तो आप नोट करो, ये जो नीचे जो डिनोमिनेटर है, ये वही डिनोमिनेटर है जो आपके पार्ट बी में था। तो मैं इसी को दोबारा सारी वैल्यूज लिखने के बजाय मैं इस डिनोमिनेटर को सिलेक्ट करता हूं, और इसी डिनोमिनेटर को मैं इसी तरह यहां पे रिप्लेस कर लूंगा। आई डोंट नीड टू राइट इट अगेन, बट अगर कोई दोबारा भी लिख लेता है, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। इसको आप कैलकुलेटर पे करें और देखें आपका इस पार्ट का फाइनल आंसर क्या बनता है। 17/41 विच इज करेक्ट। ये बिल्कुल ठीक हो गया। ओके, इसका पार्ट डी। 3 फ्रेंड्स अप्लाई टू डेरडल कॉलेज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 आर रिजेक्टेड। ओके, तीनों की रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी पहले आपको निकालनी पड़ेगी कि आप रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसका मतलब है कि पहला भी फेल टेस्ट कर दिया आपने, सेकंड पे टेस्ट भी फेल कर दिया, थर्ड टेस्ट भी आपने फेल कर दिया। ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.75, क्या आंसर आता है? ओ यस, सॉरी, एक्चुअली मैंने थोड़ा सा गलत लिख लिया, इसको मुझे दोबारा लिखना चाहिए। हो सकता है पहले पे रिजेक्ट हो जाओ तो 0.2, फिर हो सकता है दूसरे पे रिजेक्ट हो तो 0.5 इंटू 0.2, या तीसरे पे रिजेक्ट हो जाओ तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.75। देखो इसका आंसर क्या आता है।
डेसिमल में कितना है से बता दो। 0.4875। चलो ठीक है, तो ये 39/80 ही लिख लेते हैं कि आप तीनों टेस्ट में फेल हो गए तो 39/80। अब थिंग इज कि आपका पहला स्टूडेंट भी फेल है, दूसरा भी फेल है, और तीसरा भी फेल है। इसकी प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है। फर्स्ट के फेल होने की प्रोबेबिलिटी 39/80, दूसरे के फेल होने की भी 39/80, और तीसरे की भी फेल होने की 39/80। तीनों को सॉल्व करें और देखें आपका फाइनल आंसर क्या बनता है। 0.1 डेसिमल में आ रहा है, बताओ। 0.1159। ठीक हो गया, 0.115, बिल्कुल ठीक है। समझ आया? नॉट दैट के मुझे कि आपने पहले देखा कि तीनों टेस्ट, एक बच्चे के फेल करने की क्या प्रोबेबिलिटी, एक बच्चे की, हमने एक स्टूडेंट की फाइंड आउट की जो कि थी 39/80। तो जो एक स्टूडेंट की थी वही तीनों स्टूडेंट्स की होगी, तो उसको 3 दफा लिख लेंगे। इसमें एक बहुत मिसकंसेप्शन होती है कि वो 39/80 को मल्टीप्लाई 3 कर लेते हैं, कि उन्हें लगता है 3 स्टूडेंट है तो मल्टीप्लाई 30 नहीं। फर्स्ट की, हाँ एग्जैक्टली, वो तीनों के फेल होने की आपने करनी है। दैट शुड बी 39/80 टाइम, 3 दफा आपको इसको लिखना पड़ेगा। समझे? हाँ क्यूब आप कह सकते हो, बट क्यूब मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि समझ नहीं आता, क्योंकि लोगों के माइंड में यही होता है कि हमने मल्टीप्लाई 3 क्यों नहीं किया, हमने क्यूब क्यों किया, तो इसीलिए मैंने क्यूब नहीं लिखा। बट अब आपको नजर आएगा कि क्यूब एक्चुअली वो क्यों हो रहा है, बिकॉज आपको सेम वैल्यू 3 दफा आपको लिखनी पड़ी है, दैट्स वाई इट इज गेटिंग क्यूब। तो इसीलिए मैं मल्टीप्लाई 3 लिखना अवॉइड करता हूँ, या उस तरह मैंने एक्सप्लेन नहीं डायरेक्टली नहीं किया, बिकॉज फिर लॉजिक एक्सप्लेन नहीं होती या समझ नहीं आती कि एक्चुअली में वो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ओके। ये एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि यहां पे देखो वो क्या कहता है आपके पास, वो कहता है कि आपके पास टॉयज जो हैं वो यहाँ पे कितने हैं, 16 कार्स हैं, विच आर 8 आर वाइट, 5 ब्लैक एंड 3 सिल्वर। ही प्लेसेस ऑल कार इन अ बैग एंड selected 3 at random without replacement. Find the probability that all 3 cars are of the same color. Okay, या तो सॉरी 8 लिख दिया, चलो एक्चुअली लिख लेते हैं, वाइट भी 8 है, ब्लैक 5 है, सिल्वर 3 है। आपने सिलेक्ट कितने करने, तीनों ऑफ द सेम कलर, यानी व्हाइट व्हाइट व्हाइट, ब्लू ब्लू, सिल्वर सिल्वर सिल्वर, विच इज अ वेरी गुड मेथड। बट आई थिंक अगर हम सिलेक्शन वाले मेथड पे चले जाएं वो ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, यानी 3 वाइट हो, 3 ब्लू हो, 3 सिल्वर हो। तो जब आप इसे कॉम्बिनेशन वाला मेथड या सिलेक्शन वाला मेथड हम यूज करते हैं, तो मैं इसे लिखूंगा 8C3 मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, प्लस 5C3, या फिर तीनों सिल्वर होंगे तो 3C3। इसको डिवाइड करते हैं टोटल से, तो टोटल किस तरह निकलता है, हमारे टोटल जो टॉयज थे वो 16 थे, और उसमें से सिलेक्ट जो होने हैं वो 3 होने हैं, तो इसको 16C3 से डिवाइड कर लेंगे। कैलकुलेटर पकड़ें और देखें इस पार्ट का आंसर क्या आता है। चाहे डेसिमल चाहे फ्रैक्शन, इट्स अप टू यू। तो 560 आता है वैसे। बिल्कुल ठीक है, 67/560 सपोज टू बी आंसर। इसके 3 मार्क्स हैं, नॉट, अगर आप देखो लाइन आपको एक ही लिखनी पड़ी, इट्स मोर अबाउट द लॉजिक। ठीक है, तो दिस इज सपोज टू बी योर आंसर। जब पार्ट बी के ऊपर आते हैं, उसमें कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन 3 cars आर सिलेक्टेड एट रैंडम एटलीस्ट 1 car इज वाइट एंड एटलीस्ट 1 car इज ब्लैक। तो इसमें कुछ कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, इट इज अप टू यू कि आप कॉम्बिनेशंस लिखना चाहते हो। इफ यू राइट डाउन द कॉम्बिनेशंस, मैं एक्चुअली कॉम्बिनेशंस लिख देता हूँ, यू कैन राइट डाउन द प्रोबेबिलिटीज इफ यू वांट टू, बट मैं यहाँ पे कोशिश यही करता हूँ कि हम सिलेक्शन से कर लें, बट लेट्स राइट डाउन द कॉम्बिनेशन। उसने कहा एक वाइट एक ब्लैक जरूर होनी चाहिए आउट ऑफ 3, तो एक कर लेते हैं वाइट ब्लैक सिल्वर, वाइट वाइट ब्लैक, ब्लैक ब्लैक वाइट।
इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन है तो सही। अगर इनकी शफलिंग हो जाए, देखो मैं एक्सप्लेन यहाँ इन्हीं इन्हीं के नीचे कर देता हूँ। व्हाइट ब्लैक सिल्वर था, व्हाइट सिल्वर ब्लैक, सिल्वर ब्लैक व्हाइट, ये भी कॉम्बिनेशंस हैं। प्लस व्हाइट ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट व्हाइट, और तीसरा ब्लैक व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक ब्लैक। तो एंड से मैं प्लस हटा देता हूं क्योंकि मैंने नीचे ही लिख दिया सारे। ये 9 सिनेरियोज हैं। अब ऑब्वियसली इनकी प्रोबेबिलिटीज आप लिख सकते हो, इट इज फाइन। इसमें एक और चीज भी आपको नजर आएगी, जब आप ये इस एक की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और तो नीचे भी सेम होगी, तो एक को मल्टीप्लाई बाय करके 3 भी कर सकते हैं। लेकिन हम इस अप्रोच के बजाय, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए आपको यहाँ सारे सिनेरियोज लिख के दिखाए हैं, अगर कोई इस अप्रोच से कंफर्टेबल है वो इस तरह कर सकता है। अदरवाइज आई थिंक सिलेक्शन का मेथड इजी रहता है, बिकॉज उसमें इतने सिनेरियोज नहीं लिखने पड़ते। हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक ब्लैक, एक वाइट, एक सिल्वर रखी थी हमने, ठीक है। दूसरे में हमने 2 वाइट, एक ब्लैक रखी थी। हाँ, black, white और silver एक और combination बन सकता क्या? है। Black, white और silver का एक और combination बन सकता है। हाँ, एक्चुअली और भी इसके कॉम्बिनेशन मुझे ऊपर नजर आ रहे हैं। और क्या कॉम्बिनेशन नजर आ रहे हैं आखिर वाले में? इसमें था black, white हाँ, और इस वाले के अंदर मुझे और भी नजर आ रहे हैं। इसमें ब्लैक वाइट सिल्वर, ब्लैक सिल्वर वाइट, और इसमें सिल्वर वाइट ब्लैक। एक्चुअली ये भी कॉम्बिनेशंस हैं जो नजर आ रहे हैं। अब खुद नोट करो, मुझसे भी करते हुए हो गया, मिस हो गया। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच, कि आपको फिर सारे सिनेरियोज का ध्यान रखना पड़ेगा। दैट्स वाई आपकी सेकंड अप्रोच है वो ज्यादा इजी रहती है, जिसको मैं अब लिखने लगा हूं यहाँ पे। इस लास्ट वाले में 2 ब्लैक और एक व्हाइट था। अब इसको जब करेंगे तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि एक व्हाइट ब्लैक सिल्वर के अंदर हम इसे लिख सकते हैं। रिमेंबर, मैं यहाँ ना एक्चुअली क्वांटिटीज जो है ना ये ऊपर लिखी हुई है, मैं इसको कॉपी करके जरा नीचे ले आता हूँ ताकि हमें लिखने में जरा इजी रहे। ये क्वांटिटीज है हमारी। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि 8, अच्छा चलो पहले ब्लैक लिखा हुआ है तो ब्लैक से स्टार्ट कर लेते हैं। 5C1, वाइट है 8C1, सिल्वर है 3C1, प्लस वाइट में अगेन 8C2, 5C1, अगेन लास्ट में 5C2 इंटू 8C1। इन सबको करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल क्या होगा? टोटल से 16 और सिलेक्ट इनमें से सिर्फ 3 करने हैं। तो 16C3 से डिवाइड करते हैं। तो आप नोट करो, ये अप्रोच ज्यादा इजी रहती है एज कंपेयर टू द अदर वन। तो इसको आप कितना आता है? नहीं। और अच्छा मैंने लास्ट में ऐड प्लस कर दिया हम्म इसका आंसर आता है 17/28। दिस शुड बी योर फाइनल आंसर।